नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं दीपिका, संयुक्त सचिव लीग ऑफ सिटीजन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस शिक्षण सत्र में जो मानवाधिकार और भ्रष्टाचार पर होने वाले वेबिनार के साथ है। इस समय जब हमारी दुनिया में मानवाधिकारों के मामले में भ्रष्टाचार के मुद्दे तेजी से बढ़ रहे हैं, यह वेबिनार हमें इन महत्वपूर्ण विषयों पर गहरे विचार करने का एक मौका प्रदान करता है। हमारे विशेषज्ञ आगंतुकों और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षकों के साथ हम इस वेबिनार के माध्यम से सुनेंगे कि मानवाधिकार क्यों महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि मानवाधिकारों का पालन कैसे किया जा सकता है और एक सशक्त, समृद्ध और समर्पित समाज की कैसे प्रतिष्ठा की जा सकती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने सवालों और विचारों से हमारे साथ में जुड़े रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक सकारात्मक और सृजनात्मक चर्चा स्थापित करना है। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे आगंतुक गणों का, जो कि हैं श्रीमान आदित्य त्रिपाठी, प्रबंधक, महर्षि विवेकानंद ज्ञानस्थली। आदित्य जी, स्वागत है आपका। आदित्य जी, जैसा कि मैंने बताया कि महर्षि विवेका ज्ञानस्थली के प्रबंधक हैं, इसके साथ साथ में ये सोशल वर्कर भी हैं। नमस्कार आदित्य जी, आवाज आ रही है? आदित्य जी नमस्कार। इसके साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमान हिमांशु वैश्य जी का, जो कि अधिवक्ता है उच्च न्यायालय में और साथ ही में विधि विशेषज्ञ भी हैं। इसके साथ में मैं स्वागत करती हूँ श्रीमान डॉक्टर राघवेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी। राघवेंद्र जी के थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। राघवेंद्र जी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और कई सालों से बहुत अच्छे से ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी को चला रहे हैं। ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर हो सकते हैं वो सारे कार्यक्रमों को वो कराते रहते हैं। इसके साथ साथ में ये रिपोर्टर भी है, IB 24 न्यूज रिपोर्टर के चीफ रिपोर्टर है। साथ ही में मैं स्वागत करूंगी श्रीमान डॉक्टर नीलकंठ फणी पुजारी जी का, जो कि शिक्षाविद है एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी है। नीलकंठ फणी पुजारी जी अभी PTU में शिक्षक के तौर पे मौजूदा हालत में कार्यरत है। सभी को नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो मानवाधिकार और भ्रष्टाचार है। आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है और साथ में कल हमारा ह्यूमन राइट डे है। इस उपलक्ष्य में हमने ये वेबिनार करने की कोशिश की है। तो मैं इसी के साथ में इस वेबिनार को शुरू करती हूँ। पहला सवाल मेरा डॉक्टर राघवेंद्र जी से है। डॉक्टर राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मानवाधिकार क्या है? देखिए, जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि वह अधिकार जो मनुष्यों के जीवन को आसान बना, मनुष्यों का जीवन सरल हो, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तरक्की करें। इसके लिए जितनी भी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनके बिना वो संभव नहीं है, उन्हें हम मानवाधिकारों के अंतर्गत रखते हैं। वैसे अगर हम देखें
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो भारत में हमेशा से इस बात पे बल दिया गया कि किसी भी मनुष्य के जीवन को कैसे हम आसान से आसान बना सकते हैं। इसी को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा गया। हमारे यहाँ जो एंशिएंट स्कूल्स रहे हैं, अगर हम उधर देखते हैं तो हमें कई सारे स्कूल्स हैं। ये चीज जैसे हम याज्ञवल्क्य की बात करते हैं, तो याज्ञवल्क्य ने जो भी अपने सूत्र दिए हैं, उसमें उन्होंने इन्हीं मानवाधिकारों पर ही जोर दिया है। हम आज इसे मानवाधिकार कहते हैं, लेकिन उस समय वो इसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते थे कि प्रकृति ने सबको बनाया है। जब प्रकृति ने सबको बनाया है तो सभी को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और वो अधिकार कैसे मिलेगा, बस इसको उन्हें नियमबद्ध किया और इसे आने वाली नस्लों ने माना भी। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें पीछे चली गईं। जैसे जैसे ब्रिटिश की जो महत्वाकांक्षा थी पूरे विश्व पे राज्य करने की, वो बढ़ते गए, दमन होता गया, बर्बरता होती गई, मानवाधिकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। हम सबको पता है कि जैसे हमारा भारत गुलाम रहा है, ऐसे अमेरिका भी गुलाम रहा है। जब अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका की आजादी के साथ ही वहां के लोगों ने महसूस किया कि हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए, हमें कुछ ऐसे अलग से अधिकार चाहिए जो हमें इस सोसाइटी में जीने के लायक बनाते हो, जो हमें इस सोसाइटी में आगे बढ़ने के लायक बनाते हो। उन सारे नियमों को, जैसे मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, एक ऐसा दस्तावेज है जो बेसिकली तो अलिखित रूप में ही है, लेकिन प्राचीन कानूनों का पाश्चात्य देशों के हिसाब से सबसे बड़ा चार्टर है वो। हमें वहां से चीजें मिलती हैं कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिनका एक राजा हो और वो राजा सबकी देखभाल करता हो, सबको सुरक्षा देता हो। तो सीधी सी बात वहां से निकल के आई केयरिंग एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बना, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा बना। मानवाधिकार जितने भी हो सिक्योरिटी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए सुरक्षा हो, भोजन के लिए सुरक्षा हो, जीवन के लिए सुरक्षा हो, या समाज में जीने के लिए सुरक्षा हो। तो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे जीवन में हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहे, इसको सुरक्षित करने के लिए जिन नियमों को सामने लाया गया, जिन नियमों को नियमबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया, या कानूनी जामा पहना गया, हम उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। एक लंबा इतिहास है, अगर उस इतिहास की ओर जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। इसे हम विश्व युद्ध से शुरू करते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध हुए। इन विश्व युद्ध में जो विश्व की शांति थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। करोड़ों लोगों का दमन हुआ, कई देश अपनी आर्थिक संपन्नता को खो चुके थे। ऐसे में उनके बीच में एक बात आई, एक प्रश्न उठा कि हमारे बीच में एक ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जिससे हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें, जिससे हमारे यहाँ जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको कोई नुकसान न हो। उनको नुकसान से बचाने के लिए 1948 में 10 दिसंबर की तारीख को ह्यूमन राइट डे के रूप में एक दिवस निश्चित किया गया कि हम मानव के अधिकारों की सुरक्षा करें। ये सुरक्षा एक दिन में नहीं आई। हम सब जानते हैं नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया। उन्होंने तो कसम ही खा ली थी कि हमें एक जाति का समूल संहार कर देना है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए वैश्विक संगठन एक मंच पे आए और उन्होंने एक संगठन तैयार किया, वैश्विक मानवाधिकार संगठन कहा गया।
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में इसका एक विशेष स्थान है। इसी संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य देशों की सहमति के साथ 10 दिसंबर 1948 को पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मानवाधिकारों के प्रति लोगों को विश्वास एक दिवस घोषित किया, जिसे पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय संविधान है वो इससे कई कदम आगे है। ह्यूमन राइट्स में जो सार्वभौमिक घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं हैं, वो हमें ये मौका उपलब्ध नहीं कराती हैं कि इनका अगर वायलेशन होगा तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी या उसका वायलेशन नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत इन्हीं ह्यूमन राइट्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स बना के उन्हें एक ऐसा ताकतवर जामा पहना दिया गया है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो हम उसके लिए माननीय न्यायालय के समक्ष जाते हैं और उसे हम पाते हैं, वो हमारा कोई छीन नहीं सकता। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स अधिक सबल हैं वैश्विक स्तर की अपेक्षा। अभी हम देख रहे थे वैश्विक स्तर पे 2 बड़े युद्ध हुए। इजराइल फलस्तीन का मामला हमारे सामने है, अभी भी गतिरोध कायम है, और दूसरी ओर यूक्रेन का मामला भी हमारे सामने। इन दोनों मामलों में अगर हम बात करते हैं जो मानवाधिकार है वो वायलेट हो रहा है। पूरा विश्व जानता है कि मानवाधिकारों का वायलेशन हो रहा है। वहां के लोग रोज मारे जा रहे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं, लेकिन क्या मानवाधिकार के ठेकेदार उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? यहीं से करप्शन का जन्म होता है। मानवाधिकारों के साथ जो करप्शन जुड़ता है वो यही जो वैश्विक समस्याएं हैं, इन्हीं वैश्विक समस्याओं ने अब मानवाधिकार और करप्शन को एक साथ जोड़ दिया। करप्शन का तात्पर्य सिर्फ यही हमारे सामने है। जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप किनको मानते हैं कि कौन है इस मानवाधिकार के ठेकेदार? आपका इशारा किनकी तरफ? देखिए, बिल्कुल मानवाधिकार का ठेकेदार सीधी सी बात है यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस में भी मोनोपोली तो अमेरिका जैसे देशों की चल रही है। सब जानते हैं कि अमेरिका के पास मोनोपोली है इसकी, वो जो चाहता है वही होता है, या उसके साथ में जो उसके पिछले देश हैं। ऐसे में आप यूक्रेन का मसला देखिए, फलस्तीन का मसला देखिए, इससे पहले जो इराक में हुआ, तो इन सारे मुद्दों के पीछे नेपथ्य में कहीं न कहीं इसी देश की एक सोची समझी चाल रहती है। अब वैश्विक स्तर पे उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है, वो बहुत मजबूत है। एक तरीके से विश्व की जो आर्थिक नीतियां हैं वो अमेरिका संचालित करता है। ऐसे में वैश्विक बिरादरी खुल के नहीं कह सकती है, लेकिन पूरे विश्व का जो जागरूक समुदाय है, जो विसिल ब्लोअर्स हैं, वो समय समय पे आवाज उठाते जा रहे हैं कि अमेरिका ने यूएन के एक खोल के अंदर जो शेल है, आवरण है, इस शेल के अंदर जो इसने ये संस्थाएं बना रखी हैं यूनाइटेड नेशंस के नाम पे, ये सारी की सारी मानव जाति को गर्त में ले जाने के लिए हैं। वो धीरे धीरे उन्हें धकेल रही हैं। जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर वो और अमीर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ वही नीतियां तो हैं। ऐसे देश उन पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे गुलाम हो जाएंगे। पहले गुलामी तलवार के दम पे आती थी, अब गुलामी आर्थिक दम पे आएगी, पैसे के दम पे आएगी। ये भ्रष्टाचार को पोषित करता है। भ्रष्टाचार का तात्पर्य सिर्फ पैसा ही तो नहीं है। जहां भी भ्रष्टाचार होता है भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो पैसे के दम पे किसी का धर्मांतरण हो और चाहे वो पैसे के दम पे किसी की स्वायत्तता को खरीदना हो। तो ये स्वायत्तता को खरीदने वाली बात है, या किसी देश की जो डेमोक्रेसी है, उनके इंटरनल अफेयर्स हैं, उनमें दखलंदाजी की बात हो, तो यही तो सारा कुछ हो रहा है, यही तो करप्शन है। अब
इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमें अपनी भूमिका तलाशनी है। तो राघवेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मानवाधिकार को खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता अब है? मानवाधिकार खरीदे बेचे नहीं जा सकते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन जब हम उनको नियम बना देते हैं तो नियम तो खरीदे बेचे जा सकते हैं, और नियम खरीदे बेचे जा रहे हैं। एक तरफ यही, चाहे हम मानवाधिकार की बात करें, मानवाधिकार की बात करते हैं तो शांति की बात अपने आप उठ जाती है। तो हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, हम कहते हैं मानवाधिकारों के संरक्षक हैं, हम मनुष्य का कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी ओर आप अलग अलग देशों को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, और आपके साथ ही उनमें से एक पीड़ित देश खरीदारी कर रहा है, आपसे मिसाइल ले रहा है, आपसे ड्रोन ले रहा है, आपसे हेलीकॉप्टर ले रहा है। ये क्या है? ये दोहरी मानसिकता है। आप दो रंग में रंगे हुए हैं, आप एक तरफ पीठ थपथपाते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, और दूसरी तरफ से आप उसको मार भी रहे हैं, उसका गला भी कस रहे हैं। यही तो हो रहा है। ये मानवाधिकारों की खरीद फरोख्त ही हो गई। मानवाधिकार जैसी कोई चीज रही ही नहीं है। अगर आप विश्वास मानिए, या अगर आप इसको फील करके देखिए, तो आपको मानवाधिकार जैसा कुछ दिखेगा नहीं। मानवाधिकार कुछ नहीं है, जो जितना सबल है उसके अधिकार उतने ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति जो समाज के निचले पायदान पे है, अब भारत जैसे देश में जरूर पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया है। यहाँ पे एक ऐसी सरकार है जिसने गरीबों की ओर ध्यान दिया है। अगर हम इन वर्षों को छोड़ दें तो हम भारत में भी वही स्थिति पाते हैं कि यहाँ पे जो कमजोर वर्ग का तबका है वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो वो अधिकार कहां से मांगेगा? कौन से अधिकार? वो कहता हमें शिक्षा का अधिकार है। कैसा शिक्षा का अधिकार? जिस देश में आज भी 30% से ज्यादा लोग जोड़ और घटाना न जानते हो, उस देश में शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। ये भी तो मूल अधिकार है। ये भी तो ह्यूमन राइट्स में जो 30 अनुच्छेद दिए हैं, 30 अनुच्छेद में शिक्षा का भी अनुच्छेद है। उसका कौन सा पालन, डॉक्टर कहाँ पे राघवेंद्र जी, पालन मैं हो रहा है? आपको ये रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने शिक्षा की बात कर दी है, तो इसी के साथ में मैं डॉक्टर नीलकंठ जी से ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा, राघवेंद्र जी ने कहा कि मानवाधिकार किस तरह से जरूरी था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, समाज में, हमारे भारत देश के समाज में इसकी क्या आवश्यकता है? आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? जी, सभी को नमस्कार। अभी पूर्व वक्ता राघवेंद्र जी ने काफी विस्तार में विषय रखा कि मानवाधिकार क्या है, आवश्यकता क्या है, लेकिन कई सारे व्यवहारिक पक्ष उसके साथ जुड़े हुए हैं जो उन्होंने चर्चा भी करी, हम सबको भी दैनिक जीवन में अपने ध्यान में आता होगा कि मानवाधिकार वास्तव में केवल उतना ही नहीं रह जाता कि हम किन अधिकारों के लिए लड़ें या हमें क्या क्या चाहिए, केवल इतना ही मानवाधिकार तक नहीं रह जाता। मानवाधिकार हर उस बात में आता है जिससे आपके सामान्य जीवन पर, आपके मूल्यों पर, आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों पर प्रश्न चिन्ह लगे, आपकी सीमाएं निर्धारित कर दी जाए या आपकी स्वतंत्रता को रोक दिया जाए। ऐसे सारे विषय आ जाते हैं जो मानवाधिकार की श्रेणी में आ जाएंगे। अब जैसे मैं शिक्षा की जगत से हूँ, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो एक छात्र के भी कुछ अधिकार हैं, एक शिक्षक के भी कुछ अधिकार हैं। इसी तरह समाज की बात करें तो समाज में हर एक व्यक्ति, हर एक श्रेणी में काम करने वाला, काम ना भी करने वाला लेकिन समाज का एक अंग है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे व्यवसायी ना हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सबके लिए कुछ ना कुछ एक अधिकार है जो उसके दैनिक जीवनचर्या का एक हिस्सा है, जो उसको करने में अगर कहीं पर भी कुछ समस्या आ रही है तो वो उसके अधिकारों का हनन माना जाना चाहिए। और ऐसे इन अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ आयोग बने, इनके विस्तार में चर्चा करी राघवेंद्र जी ने। तो ये प्रोटेक्शन केवल नियम कानून से हो जाता तो फिर शायद इतने सारे आंदोलन, इतने सारे संस्थाओं की आवश्यकता ना होती। तो ये संस्थाएं और हम सभी जिस विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, ये विषय इसीलिए है कि हम अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक हों और साथ में दूसरे हमारे साथ जो भी समाज में रह रहे हैं, हमारे सहकर्मी हैं, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिनके साथ भी हम जीवन यापन कर रहे हैं आसपास, वो सभी
सबके अधिकारों की सुरक्षा करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इतना ही मेरे हिसाब से एक सामाजिक परिवेश में इसकी भूमिका बनती है मानवाधिकार की। धन्यवाद नीलकंठ जी। इसके साथ में मैं अगला सवाल करना चाहूंगी हिमांशु जी से। हिमांशु जी, भ्रष्टाचार को को घूसखोरी या बेईमानी से जोड़ा जाता है, या फिर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसका दायरा क्या है? हिमांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिमांशु जी, हिमांशु जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर नीलकंठ मणिपुजारी जी, आप बताएं कि घूसखोरी और बेईमानी क्या आपके संस्थान में, शिक्षा संस्थान में भी क्या ऐसी चीजें होती हैं? देखिए, अभी मैंने कहा कि भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की तो नहीं, मानवाधिकार की बात हम लोगों ने अभी करी। और अगर भ्रष्टाचार की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जब जब हम अपने अधिकारों से ज्यादा की बात करने लग जाते हैं, तब हम भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हमारे अधिकारों की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को जब भी लांघा हमने, तब हमने भ्रष्टाचार किया। चाहे वो हमारे दैनिक जीवन में हो, चाहे हमारे व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। भ्रष्टाचार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा, वास्तव में कोई भी, शिक्षा ही नहीं, कोई भी सामाजिक क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, व्यावसायिक क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। अभी मैंने सुना, पढ़ा था एक जगह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद किसी जजमेंट में, विधि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो शायद बेहतर बता पाएंगे, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी विषय पर, विषय मुझे ध्यान नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया था कि भ्रष्टाचार भारत की रग रग में है, या ईश्वर का दर्जा दिया था भ्रष्टाचार को, शायद कुछ इस प्रकार का था। क्योंकि जैसे कण कण में ईश्वर व्याप्त है, वैसे ही भ्रष्टाचार भी कण कण में व्याप्त हो गया है हमारे देश में। तो इस भ्रष्टाचार के लिए अगर एक सीमा बात करें कि केवल शिक्षा जगत में तो नहीं, हर जगत में, हर क्षेत्र में, हमारे दैनिक जीवन में भी भ्रष्टाचार है। सामान्य बात करें तो भ्रष्टाचार मतलब क्या, अगर उसका शब्द विच्छेद कर दें, विन्यास कर दें, तो भ्रष्ट आचार यानी आचरण, यानी जब हमारा आचरण भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसको भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं। तो आचरण भ्रष्ट मतलब केवल पैसे का लेन देन ही नहीं है, इससे बढ़कर सामान्य व्यवहार में भी आचरण भ्रष्ट हो सकता है। तो ऐसे भ्रष्ट आचरण को ही भ्रष्टाचार बोलेंगे। और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया को लीड करने के लिए, विश्व गुरु बनने की तरफ, पुनः वो ख्याति प्राप्त करने के लिए, तो इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को भी रोकने के लिए हम सबको संकल्पित होना पड़ेगा। क्योंकि ये जी अभी कानून जी से मेरा जी मानना है जी कि नीलकंठ जी, अभी हमारे साथ भी हिमांशु जी जुड़ गए हैं, और जो कि उच्च न्यायालय में कार्यरत भी हैं। तो मैं उन्हीं से ये सवाल फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सवाल। भ्रष्टाचार को घूसखोरी या बेईमानी से समझा जाता है, जोड़ा जाता है, इसका दायरा क्या है हिमांशु जी? हिमांशु जी, शायद हिमांशु जी की माइक में अभी भी दिक्कत बनी हुई है। चलिए हिमांशु जी, तो अभी मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अगला सवाल आदित्य जी से करना चाहूंगी। क्या भारत जैसे नैतिक और सामाजिक मानवतावादी राष्ट्र के लिए मानवाधिकार की अवधारणा कुछ नया लेकर आई है, या इससे इसने संस्थागत भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया है? क्योंकि आप संस्था से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेरा सवाल ये आपसे है।
आदित्य जी, आपका माइक म्यूट है। आदित्य जी। जी 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 सभी को नमस्कार। बीच नमस्कार। में कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपसे जुड़ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार कोई नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ पहले से ही कहा गया, सर्वे सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे यहाँ सबके कल्याण की कामना की गई। मानवाधिकार को समानता के साथ जीने का अधिकार ही तो है। सभी सुखी हो, सभी समानता के साथ जी सकें, सभी को समानता प्राप्त हो, ऐसी परिकल्पना मानवाधिकार में की गई है। लेकिन या तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा रही है कि सभी लोग सुखी, सभी लोग रोगहीन हो, किसी को दुख न हो। तो हमारे लिए कोई नई परिकल्पना तो नहीं है, लेकिन विश्व के कई देशों के लिए यह नया हो सकता है। अपने यहाँ मानवाधिकारों के नाम पे जो मुझे लगता है जो दिखाया जा रहा है या हम पे थोपा जा रहा है, वह हमारी कहीं न कहीं संस्कृति और संस्कारों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मानवाधिकारों के नाम पे महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना, खैर ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी परंपरा जो रही है वो बड़ी लकीर को छोटा करना नहीं रहा है। हमें अगर बड़ा बनना है तो उस लकीर से हम बड़ी लकीर खींचते हैं, लेकिन वर्तमान में यह जो संयुक्त राष्ट्र ने एक पहल की मानवाधिकार की, उससे कहीं बढ़कर हमारे सनातन में इसकी व्यवस्था रही है। आज फुहड़ता, अश्लीलता सबको समाज में बढ़ती जा रही है। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार देने के लिए, पुरुषों के समान लाने के लिए उस अश्लीलता को, उस फुहड़ता को बर्दाश्त किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ये मानवाधिकार में जो कुछ बातें कही, जिनकी आड़ में ये बताया जाता है कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिल, तो कुछ नया निकल नहीं आई है। मैं पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वहां पे एक दृष्टांत था कि एक लड़का एक मंच पे चढ़ जाता है और अचानक सभी लोग को नमस्कार, मुझे बताइए कि मैं कैसा रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी क्या स्थिति है। तो सब लोगों ने कहा कि आप शक्ल सूरत से, पहनावे से, बोलचाल से तो भद्र दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे ही होंगे। अचानक वो लड़का अपने सारे जो कपड़े हैं फेंकने लगता है और खाली एक परिधान बचता है उसकी कमर में, उससे सारे कपड़े निकल देता है। तभी भीड़ में से आवाज आती है कि मारो मारो, ये तो बड़ा जाहिल है, अश्लीलता फैला रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, तो वो लड़का इसको मार डालो। तो लड़का कहता है भले मुझे मार डालो, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक बार मेरी एक बात सुन लो। अभी लोग जो कह रहे थे कि मैं अच्छा दिखाई पड़ रहा हूँ, मेरी सोच बढ़िया है, मैं विचारों से बढ़िया दिखाई पड़ रहा हूँ, तो मात्र कपड़े उतार देने से ही मैं गंदा कैसे हो गया? यही जब महिलाएं करती हैं तो ये कहा जाता है कि उनके अधिकारों का हनन है। आप अपने विचारों में शुद्धता लाइए, और जब मैं यही कर रहा हूं तो मैं गंदा हो गया। आप अपने विचारों में शुद्धता क्यों लाते हैं? आप अपने विचारों में शुद्धता लाइए, मैं गंदा हो गया। तो कहीं न कहीं जो ये पाश्चात्य संस्कृति पे हावी हो रही है मानवाधिकारों के नाम पे, कहीं न कहीं हमारे समाज को एक घुन की तरह खाए भी ले रही है। आरक्षण, जो समानता का अधिकार की बात की जाती है, आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण और समानता साथ साथ नहीं चल टेक्निकल इशू से की वजह से हमारे बीच आदित्य जी अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन हिमांशु जी कनेक्ट हो गए हैं। हिमांशु जी, आपका सवाल वही था, आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी बिल्कुल आ रही है।
जी नमस्कार दीपिका जी। मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा राघवेंद्र जी की बात से। राघवेंद्र जी ने शुरुआत में एक बात कही कि भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट आचरण। तो भ्रष्टाचार को सिर्फ और सिर्फ सीमाओं में बांध देना कि घूसखोरी और बेईमानी ही भ्रष्टाचार है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। भ्रष्टाचार हमारे व्यावहारिक जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन और हर जगह पे भ्रष्टाचार है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए उठा के, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो जो है प्रशासन हो, चाहे वो न्यायिक विभाग हो, चाहे वो शिक्षा हो, श्रमिक हो, हमारा इवन हमारे धर्म के नाम पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आजकल भ्रष्टाचार की कोई एक सीमा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम किसी एक चीज को कैटेगराइज कर दे कि भ्रष्टाचार है। कि इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बोलें कि भ्रष्टाचार जो है पैसा लेन देन का व्यापार, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित से कंप्रोमाइज करना, ये भ्रष्टाचार की परिभाषा है और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो टीचर्स क्या करें कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय वहां जाएं और आराम करें और पैसा लेके आ जाएं, ये भ्रष्टाचार है कि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना। इसी तरीके से राजनीतिक हम नेताओं को चुन के भेजते हैं, जनता का शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से ही जनता का शासन चलता है। और अगर वही प्रतिनिधि ऊपर जाके अपने दायित्वों के निर्वहन की जगह जो है अपने स्वहित के लिए ही काम करने लग जाएं, तो ऐसे को हम राजनीतिक भ्रष्टाचार कहेंगे। नियमों को बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की होती है। विधायिका यदि जो है आम जनता के हितों को ना देखते हुए नियमों को सिर्फ और सिर्फ कुछ एक व्यक्ति विशेष के हित के लिए देखते हुए बनाए, तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसी तरीके से देखा जाए प्रशासन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं, जो लोगों के हितों के लिए बनाए गए हैं, उनको लागू करने की। अब वो क्या करते हैं कि कुछ एक अपने हित के लिए, स्वहित कह दे या स्वजनों के हित के लिए, वो उन नियमों को ताक पे रखते हुए आदेश पारित करते हैं या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आदेश को पारित करते हैं। ये सब क्या है कि जो है भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण या मूल उद्देश्य जो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी कुंठित मानसिकता, और जो कुंठित मानसिकता शायद आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे बहुत युगों से हमारे ब्लड में, हमारे खून में नमक की तरीके से मिला के भेज दी गई है। इसलिए भ्रष्टाचार का कोई सीमित जो है प्रारूप नहीं है। जी दीपिका जी, मैं अपनी बात को यही कहते हुए यहाँ पे समाप्त करूंगा। आपकी बातों से तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि भ्रष्टाचार पूरे समाज में विद्यमान है और कहीं पर भी इसकी कमी नहीं महसूस हो रही है। जी, तो जी। इसी के साथ में, हाँ जी, तो इसी के साथ में मैं मेरा सवाल डॉक्टर नीलकंठ जी से है। डॉक्टर नीलकंठ जी, एज अ रिसर्चर, या फिर आप या फिर मेरा क्वेश्चन, आवाज आ रही है? जी रिसर्चर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के बीच संबंध को कैसे देखते हैं? सवाल ये आपसे है। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, हिमांशु जी ने उस बात को और विस्तार दिया। राघवेंद्र जी और आदित्य जी ने भी उन बातों को उदाहरण के साथ भी रखा, आदित्य जी ने, कि अगर हमारा आचरण निर्धारण करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे आचरण को, हमारे समाज में जैसे वजह से हम पहचाने जाते हैं उस पर असर डालते हैं। और मानवाधिकार की जहाँ तक बात है, मानवाधिकार भी वही है कि जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से आगे हम जैसे ही गए तो हम दूसरों की सीमाओं में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, और हम दूसरों की सीमाओं में पहुंचे तो फिर वो हमारा अधिकार तो बढ़ गया, अधिकार क्षेत्र, लेकिन दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हम एंटर कर गए और वो दूसरे का अधिकार क्षेत्र, उसके मानवाधिकार का हनन होने लग गया। फिर तो मानवाधिकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे से इतने ही जुड़े हुए हैं जितने कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू भी मान सकते हैं इस बात को, कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए सजग हैं तो हमें दूसरे के अधिकार
अधिकारों की सुरक्षा करना भी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में लेना पड़ेगा। और अगर नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे हम दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम वो उस भ्रष्ट आचरण को, जिसको भ्रष्टाचार हमने सामान्य बोलचाल में कहते हैं, करप्शन बोलते हैं, वो करप्शन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा। क्योंकि आचरण की बात अभी हिमांशु ने बहुत अच्छे से उसको बताया भी है कि आचरण यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में भी अपने किसी काम का, अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे, तो वो भी भ्रष्टाचार आता है। केवल पैसे के लेन देन में हम उसको नहीं बांध सकते कि किसी काम को हम जल्दी कराना चाहते हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, जल्दी करा ले। करने वाला किसी काम को बिना पैसा तो नहीं ले रहा, लेकिन डिले कर रहा है। हर काम की एक समय सीमा होती है, सरकारी दफ्तरों में अक्सर हम लोग बात करते हैं। एक सामान्य सी सोच है कि भ्रष्टाचार केवल, जब बात करो तो दो इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, एक पुलिस विभाग की और दूसरी सरकारी दफ्तरों की। जब भ्रष्टाचार शब्द आता है तो ये दो, और तीसरा और राजनीतिक लोग जिनको नेता कहते हैं, ऐसे ये तीन का ध्यान आता है। आज ही एक एमपी में शायद 290 करोड़ तक तो मैंने देखा, काउंटिंग चल रही थी, उसके बाद ना जाने कितने करोड़ हो गए होंगे। एक घर में एक सज्जन राजनयिक है, उनके घर से इतने छापे के दौरान इतनी नोटें मिली। 290 करोड़ की धनराशि पर्याप्त होती है, मुझे लगता है इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा देती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सीमाओं से हटकर दूसरे की सीमाओं में, चाहे वो सुविधा के लिए हो अपनी, या फिर दूसरे को ही सुविधा पहुंचाने के लिए हो, लेकिन हम अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं, तो वो मर्यादा तोड़ना भ्रष्टाचार कहलाएगा। और निश्चित तौर पर वो मर्यादा अगर हमने तोड़ी, तो मर्यादा तोड़ने से किसी न किसी के अधिकारों का हनन होगा, और वो अधिकारों का हनन मानवाधिकार विषय को बिल्कुल जोड़ेगा उसके साथ। तो निश्चित तौर पे एक साम्य है, कहीं ना कहीं समानता है भ्रष्टाचार और मानवाधिकार में। आदित्य जी, आप कैसे इस चीज को देखते हैं? क्या समानता है? आदित्य जी, आपका माइक ऑफ है। जी जी जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? आवाज आ रही है? आदित्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जैसा कि अभी भाई साहब, नीलकंठ भाई साहब ने जी बताया कि अभी शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हमारा या समाज का जो आचरण होता है, जब वही भ्रष्ट हो जाता है तो वही भ्रष्टाचार होता है। चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, या किसी भी तरीके का हो। अगर कहीं से हम कोई ऐसा आचरण करने लगते हैं जिसका समाज पे कोई गलत असर जाता है, तो बिल्कुल वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और मानवाधिकार, चाहे मानवाधिकारों से जुड़ी कोई चीजें हों, हमने अभी बीच में छूट गया था, आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण और मानवाधिकार, ये हमारा अधिकार है, मानव का अधिकार है। हमारे संविधान में भी इसका बाकायदा उल्लेख किया गया है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, दबे कुचले हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सराहनीय पहल है, आगे बढ़ाना चाहिए भाई। सभी को समानता का अधिकार मिले, सब साथ बढ़े आगे, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो हमारा दबा कुचला वर्ग है, वो वाकई इस लाभ से वंचित है। और जिन लोगों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उठाकर अपने आप को आगे बढ़ा लिया, वो एक दीवार के रूप में खड़े हो गए हैं। उस चीज का लाभ निचले स्तर तक जाने नहीं दे रहे हैं। जो तबका इसका हकदार है, उसे उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। और जिन लोगों ने इसका लाभ लेकर अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत कर लिया है, वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अपने ही किसी भाई का, अपने ही किसी बंधु का गला काट रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये असमानता हमें ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगी जहाँ पे मतलब स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक तो आर्थिक रूप से सबल तबका तैयार हो जाएगा, और दूसरा आर्थिक रूप से जो विपन्न होगा पूरी तरीके से। तो ऐसे समाज की तो परिकल्पना नहीं की जा सकती कि एक पीक पे हो और एक बिल्कुल नीचे हो। तो ये भी कहीं न कहीं अगर हम ऐसे मानवाधिकारों की बात करें, इस तरीके की बात करें, तो कहीं न कहीं ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जो कि हम इसे छोटा भ्रष्टाचार तो नहीं कहेंगे। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, ये दोनों सिक्के के एक पहलू हैं।
या हम ऐसा कह सकते हैं कि रेल की दो पटरियां जो कभी मिलती ही नहीं है आपस में, समांतर चलती हैं एक दूसरे के, कहीं पे समांतर चलती हैं, कहीं पे एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। ये तो मुद्दे पे निर्भर करता है। जैसे हमारे यहाँ इस समय धर्मांतरण का मामला चल रहा है, आसपास आप कई सारी मिशनरियां चल रही हैं, तो धर्मांतरण के लिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं और जो मानवाधिकार के झंडा बरदार देश हैं, जो उनकी झंडा बरदारी करते हैं, वही धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे संविधान में भी उल्लेख है और मानवाधिकार के अनुसार भी यही है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वो स्वतंत्र रहनी चाहिए। धर्म तो उसका अधिकार है भाई। हम हिंदू, हमारी आस्था हिंदू धर्म में है, सनातनी है, या हम इस्लामिस्ट हैं, या हम, ये हमारा अधिकार है ना, हम किस तरीके की जीवन पद्धति स्वीकार करेंगे। लेकिन उनका माइंड वॉश करके, उन्हें आर्थिक प्रलोभन देकर और उन्हें उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी तो भ्रष्टाचार ही है। तो जी बिल्कुल भाई कहीं न कहीं साहब, हम पाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार और ये मानवाधिकार दोनों साथ-साथ चलते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या आप ये क्या आपकी जो दोनों बातें मैंने सुनी, तो आप क्या ये सोचते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कैटेगरी वाइज़ हमारा समाज में डिवीज़न किया गया है, जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, तो क्या कैटेगरी का जो जाति वर्धक डिवीज़न हुआ है, इस डिवीज़न को ना करके क्या आर्थिक रूप से डिवीज़न करना चाहिए? क्या आप इसके पक्ष में हैं? जी, जी, बिल्कुल। जो विभाजन है, हमारे यहाँ पहले ही वर्ण व्यवस्था का ये संकल्पना रही है, 4 वर्ण रहे हैं। लेकिन आर्थिक आधार पे किसी के साथ भेदभाव, जो गरीबी है, वो जाति देखकर नहीं आती है। आज भी जो बड़े-बड़े पदों पे हैं, जिन्होंने रिज़र्वेशन का लाभ लेकर, जो आईएएस हो गए, जो सबसे यूपीएससी बीट करके जो प्रशासनिक सेवाएँ होती हैं, सबसे बड़ा पद है, जो आईएएस हो गए, उनके बच्चे भी आज उसका आरक्षण का लाभ पाते हैं। तो क्या ये सही है? वर्तमान समय में हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या वो इतना उन्नति करने के बाद भी दबे कुचले पिछड़े रह गए हैं क्या? क्या उन्हें अपनी जगह छोड़ के अपने वो स्थान अपने भाइयों के लिए खाली नहीं करना चाहिए क्या? हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी जो बीसी का अधिकार है वो जनरल को दे दिया जाए, या एससी का जो अधिकार है वो जनरल को दे दिया जाए, वो उन्हीं का रहे। लेकिन क्या जब तक ये लोग हटेंगे नहीं, जो उच्च पदों पे पहुँच गए हैं एससी वर्ग में, जब तक ये लोग अपनी जगह खाली नहीं करेंगे, तब तक क्या निचला तबका ऊपर आ पाएगा क्या? तो बिल्कुल जो डिवाइडेशन है, उसका कहीं न कहीं उसको आर्थिकी से जोड़ना चाहिए, अर्थ से जोड़ना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, रिज़र्वेशन उन्हें सबसे पहले मिलना चाहिए। अ, धन्यवाद भाई साहब। मैं हिमांशु जी से ऐसी कठिन सवाल करना चाहूंगी। हिमांशु जी, आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कोई नियम कानून आ सकता है कि जिसमें आर्थिक डिवीजन करे जाने की संभावना है, या फिर आप लोग कुछ इसके लिए करना चाहेंगे? देखिए, जो आर्थिक आधार पे डिवीजन की बात कर रहे हैं, मैं आदित्य जी की बात से सहमत हूँ। डिवीजन जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, लेकिन पहले जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम आया है, रिजर्वेशन सिस्टम आया कहाँ से? रिजर्वेशन सिस्टम आज का तो है नहीं। रिजर्वेशन सिस्टम हमारा प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। हाँ, ये था कि वो रिजर्वेशन हमारा कर्म के आधार पे होता था, कि जिसका जैसा कर्म है उसको उस वर्ण व्यवस्था में डाला जाएगा। वो जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो डिवीजन सिस्टम तो शुरुआत से रहा है और रहेगा। लेकिन अब तो आते हैं, डिवीजन सिस्टम किस तरह से भ्रष्टाचार को पोषित कर रहा है, इसके विषय में भी आप बताएं। जी, डिवीजन से देखिए, भ्रष्टाचार को डिवीजन सिस्टम नहीं पोषित कर रहा, भ्रष्टाचार को हमारी सोच पोषित कर रही है। अब देखिए, हम उच्च वर्ग के हैं, हम निम्न वर्ग के साथ में नहीं बैठना चाहेंगे, और उसको हम अपने साथ में जब नहीं बैठा लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर यह असमानता का भाव आएगा कि ये वहां बैठ सकते हैं गद्दी पे और हम उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? ऐसी स्थितियों में हम उस गद्दी को पाने के लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करते हुए वहां तक जाएंगे। ये जो साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया है, ये भ्रष्टाचार का मूल है। यानी कि जो हमारे बीच की असमानता है, वो भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा है।
तो इसके लिए जो हमारे समाज के मुख्य वर्ण हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि समाज के निचले तबके को साथ में लेके चलें। आज भी आप देख रहे होंगे कि आरक्षण होने के बावजूद कई जगहों पे ये सुनने में मिलता है कि इस व्यक्ति के साथ में ये गलत कार्य हुआ है और उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ में किया गया। हालांकि उस चीज को आजकल के राजनीतिक लोग जो हैं अपने हित के लिए बहुत ज्यादा उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मेरे हिसाब से इन चीजों को बढ़ावा ना देके इन चीजों को सामाजिक स्तर पे सुधार की जरूरत है। और इसी भाव को लेते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो है आरक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने 243 आर्टिकल में स्पष्ट ये बात कही थी कि जो भी शोषित और पीड़ित वर्ग है उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से शोषित और पीड़ित जो है हमारा आज का ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज था। और लेकिन बाबा साहब ने, अगर आप संविधान पढ़ें और बाबा साहब की जीवनी पढ़ें तो उसमें स्पष्ट एक बात कही जाती है कि उन्होंने ये बात कही थी कि आरक्षण जो है अनिश्चितता के साथ में नहीं है और स्थायित्व के साथ में नहीं है। उन्होंने ये बात कही थी कि आरक्षण का हर 10 साल के बाद में जो है डिवीजन होना चाहिए और उसका देखना चाहिए कि कौन आरक्षण की कैटेगरी में है और कौन नहीं है, उसका विश्लेषण करके उस कैटेगरी को छोड़ना चाहिए। अब लेकिन ये सरकारी स्तर पे होने के साथ साथ इसका वर्गीकरण, जैसे हम जनसंख्या का करते हैं, जनसंख्या का आकलन करते हैं, उसी समय इसका भी आकलन करना चाहिए कि कितने हमें उस वर्ग के लोगों को हमने नौकरी दी, किनका सामाजिक और वो जीवन जो है, उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन जो है सामान्य वर्ग के बराबर हो गया है। तो इसकी गणना करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए सरकार के द्वारा, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा उन्होंने अपनी मूल भावना के साथ में, इस भावना के साथ में संविधान में आरक्षण को जोड़ा था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि आज के समय में हमको राजनीतिक हित चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम उन चीजों को दरकिनार कर दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अगर सामान्य वर्ग में, हम अगर जो है उस स्थिति में आ गए हैं कि हमको जो है अपना आरक्षण पा के हमने एक सरकारी नौकरी पाई या हमने एक अच्छी जगह पे आ गए, हमने स्वयं का बिजनेस कर लिया किसी ने सरकारी सहयोग से, और उसके बाद में हम उस आरक्षण का लगातार लाभ ले रहे हैं, ये मानसिकता जो है ये भ्रष्ट मानसिकता है और ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी जगह पे उस चीज को छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी, मैं उस मुहिम को यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि उसमें मोदी जी ने कहा था कि सभी लोग स्वयं से गैस सब्सिडी को छोड़ें, और उसके लिए उन्होंने कोई नियम कानून नहीं बनाए थे। उन्होंने सबसे एक आग्रह किया था कि गैस सब्सिडी छोड़िए। लेकिन हुआ क्या, आप सभी जानते हैं कि समाज के कितने वर्गों ने गैस सब्सिडी को छोड़ा? शायद किसी ने नहीं, शायद 2, 4, 10% लोगों ने छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा। तो यही हाल वर्तमान समय में आरक्षण का है कि जो पा गया वो उसको मलाई की तरीके से खा रहा है, उसको नीचे के वर्ग से जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और सज्जन है, उनका मैं वर्णन करना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत हिमांशु जी, डॉक्टर नीलकंठ जी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं? जी नीलकंठ जी बताएं। मुझे लगा कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार, शायद ये दोनों विषय ही अधूरे हैं अगर हम लोग और कई सारे सामाजिक पहलू हैं जो इनको विकृतियां बोलेंगे समाज की, अगर वो विकृतियां इसके साथ ना गिनी जाए। जैसे एक विकृति ना चाहते हुए भी आरक्षण आ गई, ऐसे कई सारी विकृतियां हैं, अगर हम उन सब की चर्चा ना करें तो बिना उसके मानवाधिकार और भ्रष्टाचार की बात पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा विषय हो जाता है ये मानवाधिकार भी और भ्रष्टाचार भी। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं हिमांशु जी से एक सवाल और करना चाहूंगी, क्या भ्रष्टाचार मानवाधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन है? शॉर्ट में बताइएगा थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार जो है मानवाधिकारों के जो सिद्धांत है उनका पूर्णतः उल्लंघन है। देखिए, मानवाधिकार के जो सिद्धांत हैं हमारे, वो ये है कि आम आदमी की बेसिक जरूरतों को पूरा करते हुए समाज को समानता के दर्जे के साथ में लेके जाना, और जहां कहीं भी हमारी स्वार्थ हित की भावना आ जाएगी, जो जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी रूप में हो, वो कहीं ना कहीं उन विकास के तत्वों को, उन सामाजिक समानता के तत्वों को पूरी तरीके से जो है ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी, उसको रोकेगी। इसलिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कई तरीके की योजनाएं बनानी चाहिए,
सरकार ने कई तरीके की योजनाएं बनाई भी हैं और कई तरीके के ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं जिसके द्वारा न्यायपालिका ने उस पर रोक भी लगाई है। जैसे हमारे संविधान में दिया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, दूसरा दिया है कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है, न्याय के समक्ष समानता का अधिकार कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है, जिसकी बात अभी आदित्य जी कर रहे थे कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारी होनी चाहिए। तो इन सभी विषयों को अगर हम एक साथ लेके चलें तो ये कहा जाएगा कि अगर हम स्वहित की बात करें, ज्यादा नीलकंठ जी ने जो अभी बात कही थी कि जहां हमारे अधिकार जो है दूसरे के अधिकारों में जो है घुसने लगते हैं, आने लगते हैं, जहां पे हमारे अधिकार दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, वो चीज गलत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हमारे मानवाधिकार और सामाजिक जो संरचना है उसके लिए जो है एक कलंक या कुपोषण की तरीके से है, और इसको दूर करने के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ हम सभी लोगों को जो है इस पे कार्य करना चाहिए और सोचना चाहिए, स्वहित से दूर हटें और समाज हित की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। इसी के साथ मेरा अगला सवाल डॉक्टर राघवेंद्र जी से, जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि मानवाधिकार किस तरह के सिद्धांत हैं और किस तरह से हमें उनको लागू करना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? और भ्रष्टाचार जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, ये नीलकंठ जी ने भी कहा कि ऐसा विषय है कि अगर हम बात करते जाएंगे तो नई नई कलिकाएं निकलते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग मूल बहस से वैसे भी बड़ी दूर आ गए हैं। हम लोगों ने जो शुरू किया था वहां से हटते हुए पता नहीं कहाँ पहुंच गए। खैर ये तो होता ही है। जहां तक मानवाधिकार को लेकर के जो बात है, जिसे हिमांशु जी कह रहे थे, देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो ये जो जैसे 4 वर्ण हैं या आज वो जातियां हैं या भविष्य में हो सकता है ये भी न रहे, वो इकोनॉमिक क्लास बन जाए अलग अलग से, तो उनके सामने लेकिन ये जो मौलिक समस्याएं हैं, जो मूल अधिकार से रिलेटेड चीजें, वो तो नहीं बदलने वाली, वो तो वहीं पे रहेंगी। तो हमें ये देखना है कि ये जो मूल अधिकार है या मूल अधिकारों को खाने वाला जो भ्रष्टाचार है, ये कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को खा रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग इस धरा पे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो सभी बराबर होते हैं, दिमाग कम ज्यादा किसी के पास नहीं होता है। कुछ एक जो समस्याएं हैं अगर उनको हम छोड़ देते हैं, मेडिकली बेनिफिट होते हैं, अगर उन लोगों को छोड़ देते हैं सब तो बराबर होते हैं, लेकिन सभी एक जगह नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? ये वही मौके हैं, उनको मौके नहीं मिलते। फिर ये संविधान में या मूल अधिकार के चार्टर में जो लिखा हुआ है समान मौके, कहाँ गए? ये तो किसी न किसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अब आप देखिए 2021 में जो ये ह्यूमन राइट्स की ओर से समय समय पे रिपोर्ट प्रेषित की जाती रहती है, हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया था 2021 में। इसमें जो भारत है, इसका आर्थिक स्वतंत्रता जो स्कोर है, सूचकांक है, वो 53.9 53.9, थोड़ा 50 से थोड़ा ऊपर है। अब आदर्श स्थिति तो सब जानते हैं 100 पे ही पहुंचने पे होगी। इसका मतलब है हम अभी तक आधी दूरी ही तय कर पाए हैं, हम आरक्षण पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बात बढ़ जाएगी कि बाबा साहब ने जो सोचा था तो ठीक है, लेकिन उस सोच को हम ले कहां तक जा पाए हैं। हम इतने साल आकर के अभी भी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अभी टेबल की गई है, सब जानते हैं, और उसमें तो सीधे बता दिया गया कि 7 क्लास को छोड़ के बाकी जितने हैं 4,500 के आसपास ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है। फिर ये कौन से मूल अधिकार, कौन सा मानवाधिकार? हम क्या है, हम मृग मरीचिका में जी रहे हैं। हमें सामने सब मिराज दिखता है, हमें लगता है पानी भरा हुआ है कुछ नहीं।
रेत ही रेत है, जाएंगे जल जाएंगे। लेकिन हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ आंख बंद करके हाँ वहां पे पानी भरा हुआ है और हम खुश हैं। इसलिए हमें उसको खोजना पड़ेगा, पानी है या नहीं है। हम इसके भरोसे नहीं बैठे रह सकते। अभी भी निलकंठ भैया ने भी कहा, हिमांशु जी ने भी कहा, आदित्य ने भी कहा कि ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों को हमें देखना पड़ेगा। सरकारें क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाई हम भी तो जिम्मेदारी निभाएंगे। मूल अधिकार की बात करेंगे, मूल कर्तव्यों को छोड़ देंगे। बिना मूल कर्तव्यों के मूल अधिकारों का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो जैसे मोदी जी का एक विजन है, 2030 तक हमें भारत को महाशक्ति बना देना है, विकसित कर देना है, सतत विकास की बात करते हैं। ये सतत विकास है, ये सतत विकास की संकल्पना 2030 तक कैसे साकार हो पाएगी, किस आधार पर साकार होगी? हमें ये भी तो देखना होगा कि हम किन किन चीजों को छोड़ रहे हैं, किन किन चीजों को जोड़ रहे हैं। हम सारी चीजों को जोड़ के सारी चीजों को छोड़ के तो लक्ष्य नहीं पा सकते। हमें किन चीजों को जोड़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, इसका भी विचार करना पड़ेगा। नीर चीर विवेक की परम आवश्यकता है यहाँ पे। जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तब हमें समाज के सबसे निचले वर्ग तक जाना पड़ेगा। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो समाज के सबसे अगड़े वर्ग तक जाना पड़ेगा, जो सबसे आगे बैठा हुआ है, पीक पे है। बॉटम और पीक को मिला नहीं सकते हैं, लेकिन बॉटम और पीक वालों के साथ जो करना चाहिए वो तो कर सकते हैं। यही नहीं होता है। जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मानवाधिकार, ये दिन आगे पीछे पड़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा संयोग है कि आज हम भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कर रहे हैं, कल हम अपने अधिकारों की बात करेंगे। जब हम अधिकारों की बात करेंगे तो हम अगले वाले के अधिकार को छीनने की भी कोशिश करेंगे। हम मान लीजिए किसी टिकट खिड़की पे लगे हुए हैं, आगे वाला कमजोर पड़ा, धक्का दिया, आगे हम हो गए, उसको हमने पीछे कर दिया। हमने उसके अधिकारों का हनन कर दिया ना, सिर्फ अपनी ईज के लिए। हम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए हम सामने वाले के अधिकारों को, मतलब छोटी छोटी बातों पे, निलकंठ जी शुरुआत में ही कह रहे थे, हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे कृत्य करते हैं जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। तो हमें भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। और यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी न किसी एनजीओ से, किसी के तरीके से सामाजिक कार्यों से, शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सबको ये कसम खानी होगी, शपथ उठानी पड़ेगी और लोगों को कन्वे भी करना, लोगों में बात ले जानी पड़ेगी कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमको बदलना पड़ेगा। जैसे गायत्री परिवार कहता था, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो अब उसे सिर्फ स्लोगन नहीं बनाने की बात है, अब उसे हकीकत में चरितार्थ करने की बात है। जी राघवन जी, जैसे आपने सतत विकास की बात करी, तो क्या मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सतत विकास के लिए 2030 तक का एजेंडा कैसे भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों को प्रभावित करेगा? देखो, जिस सतत विकास की बात है, सतत विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जो बराबर होता रहा और होता रहना चाहिए और एक समय सीमा पे आके उसे पूरा हो जाना चाहिए। तो जो ये सतत विकास है, सतत विकास को अभी नीलकंठ जी ने एक उदाहरण दिया कि एक ब्यूरोक्रेट है या एक वो एमएलए भी है, उनके यहाँ छापेमारी की हुई, उसमें करोड़ों रुपए। ये जो रुपए करोड़ों है, वो लगता है हमको कि ऐसे तो बहुत सारे लोग मगरमच्छ बहुत सारे बैठे होंगे जो अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए होंगे। तो ये वही भ्रष्टाचार है जो सतत विकास को सतत नहीं, जो सतत है, उसका जो निरंतरता है, उसकी कॉन्टिन्यूटी है, उसको रोक देता है, उसको तोड़ देता है। सबसे पहले हमें वो पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, सबसे पहले वो ढूंढने पड़ेंगे। बड़े ड्रेन है जहाँ पे अंदर जा रहा है, बहता हुआ पता नहीं किस नाली में चला जाता है, तो वो जो नालियां हैं सबसे पहले हमें वो भरनी पड़ेंगी। जो भ्रष्टाचार की नाली बन गई, भ्रष्टाचार की ड्रेन ऑफ करप्शन है, हमें सबसे पहले इसे खत्म करना पड़ेगा, इसे भरना पड़ेगा। बिना इस
ट्रेन को भरे, हम सतत विकास की परिकल्पना दे। दूसरा पहला ह्यूमन राइट्स है। सतत विकास में मानवाधिकार की क्या भूमिका होगी? मानवाधिकार की बात जब जब के उत्थान की बात होती है, जितना मनुष्य उठेगा उतना ही हम जल्दी विकास करेंगे। अभी तो सरकार अपने एंड से विकास कर रही है, जो सरकार विकास कर रही है या सरकारों के सहयोग से जो विकास हो रहा है, ये तो है। और दूसरा विकास का पहलू यह है कि व्यक्ति अपने एंड से विकास करे। भारत में सबको रोजगार की व्यवस्था है। ये जो जातियां हैं इन पे तो खैर लोग बहस करेंगे, ये जातियां इसीलिए तो बनी थी, ये रोजगार था, ये जातियां थोड़ी थी, ये तो रोजगार था। हमने आपसे रूढ़ कर दिया, आज हम उसी की के साथ जी रहे हैं। पट्टी नाम की लगा ली हमने, त्रिपाठी हैं, शर्मा हैं, फला हैं, ये तो सिर्फ रोजगार था। तो हमें फिर से उन चीजों को अपनाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो हमारे संविधान के अंतर्गत हो, मूल अधिकार हो, या वो ह्यूमन राइट्स पे जो अंतरराष्ट्रीय यूएन चार्टर बनाया हुआ है उसमें जो 30 पॉइंट्स दिए उन्होंने, या हम 29 अनुच्छेद की बात करें, वो जुड़ते तो मनुष्यों से ही है, जुड़ते तो हमारी उन आवश्यकता आगे बढ़ने के लिए। और ये हमको मिलेंगी तभी जब हमारे साथ गलत, अगर कोई हमारे अधिकारों को वायलेट करेगा तो हमको कैसे मिल पाएगा ये सब? तो ये जो वायलेशन है इसी को तो करप्शन कहते हैं। तो ये चलेंगे साथ साथ, ये तय है, इनको रोका नहीं जा सकता। और भ्रष्टाचार हर समाज की आवश्यकता है, मतलब इसको भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, हमेशा रहा है। अगर स्याह पक्ष है तभी उजला है। सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म कर देने से शिष्टाचार आ जाएगा ये तो नहीं हो। तो जब राम राज्य था, जिसकी हम संकल्पना से सबको सीखते हैं, जानते हैं, जो मानवाधिकार है वो असल में तो राम राज्य की ही संकल्पना है। तो जब वहां पे कुछ ऐसे लोग रहे तो आगे भी रहेंगे, हमें उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इसे कम करने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि राजीव गांधी जी कहते थे 90 पैसे भेजते हैं, 100 पैसे भेजते हैं, 90 रास्ते में खत्म हो जाता है, 10 मिलता है। वो नहीं, 10 खत्म हो जाए, 90 मिलने चाहिए। अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो 2030 तक बेशक हम सतत विकास की जो हमने एक डेडलाइन रखी हुई है उसे पा जाएंगे, भारत विकसित होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। जी धन्यवाद डॉक्टर राघवेंद्र जी। इसी से रिलेटेड मैं आदित्य जी से पूछना चाहूंगी, आप किस तरह से इस एजेंडे को देखते हैं, सतत विकास 2030, कैसे आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? जी सतत विकास का ही मतलब है कि हम बराबर आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे जितना हमसे हो पा रहा है। जो नकारात्मक पहलू हैं या सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता भी रहती है, जैसे खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं, जड़ से खत्म ही कर देंगे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जितना आगे जा पाएंगे उतना जाने का प्रयास करेंगे। अभी भाई साहब ने बताया कि जो इंटरनेशनल इंडेक्स आती रहती है बराबर, अभी उसी में एक इंडेक्स हंगर इंडेक्स होता है। तो हंगर इंडेक्स में भी मुझे लगता है, अगर मुझे सही से याद है, तो हम 100 के पार चले गए। हमारा स्थान जो था, हमसे कुछ ही देश नीचे थे, बाकी हमारा स्थान भी निचली श्रेणी में था। जो जीवन जीने के लिए भोजन की व्यक्ति को आवश्यकता होती है, हमारी आबादी का एक हिस्सा अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। ऐसे में अधिकारों की बात करना, अधिकारों की कल्पना करना, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां एक वर्ग भूखा सो जा रहा है, उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, वहां पे इस तरीके की बातें करना तो बेईमानी होगा। हालांकि वर्तमान सरकार ने जो अभी इससे पहले भी राशन देती रही है, अभी ये राशन वाली योजना को इंक्रीज भी किया गया है, बढ़ाया भी गया है, उससे बहुत हद तक इस चीज का निदान हुआ है कि व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल सके। परंतु हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फिर भी बहुत सारे, एक जगह मैंने देखा कुछ बच्चे छोटे छोटे,
वो एक समारोह था, वहाँ कुछ लोगों ने खाना फेंक दिया, तो उस जो डस्टबिन था उससे बच्चे खाना बीन के खाना उठा के उसे खा रहे थे। तो ऐसे में मानवाधिकार कहीं न कहीं हमें बेईमानी सा लगने लगता है। हालाँकि साथ ही साथ विभिन्न सरकारों ने, खासकर वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। धीरे-धीरे अगर हम समाज को समझते हुए, हमारे समाज में परिकल्पना रही है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्त वस्तु हतो अतः। हमारे यहाँ धन को महत्व नहीं दिया गया है। धन आता है, धन चला जाता है, लेकिन अगर एक बार हमारा चरित्र चला गया, चरित्र का मतलब चरित्र का दायरा सीमित नहीं है, चरित्र को उसी चीज़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चरित्र का मतलब हमारा चरित्र ऐसा हो, लोगों के लिए अनुकरणीय हो। राम हमारे ईश्वर हैं, राम राज्य की परिकल्पना है। राम राज्य क्यों हम लोग चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए? क्योंकि राम का आचरण ऐसा था, राम का जीवन पथ हम लोगों के लिए हम लोग आदित्य जी आपकी आवाज समाज नहीं जी 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 आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल। जी, समाज में कहाँ पे विषमता है, कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, अगर हम धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ते रहें और जो हमारे लिए नकारात्मक पहलू हैं, उनको खत्म करके सकारात्मकता की तरफ बढ़ते जाएँगे, तो निश्चित ही हम 2030 तक सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है, वो कहीं न कहीं हम फुलफिल कर देंगे। धन्यवाद आदित्य जी। चर्चा हमारी बहुत लंबी हो गई। मैं चाहूंगी आप सभी से अपने एक एक मिनट के आप स्टेटमेंट अपने तैयार कर लीजिए कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकार किस तरह से एक दूसरे के समान है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आदित्य जी से। आदित्य जी, आपका 1 मिनट। जी, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार, जहाँ पे जैसा कि नीलकंठ भाई साहब ने शुरुआत में ही कहा था, जब हमारा दायरा अपने को हमारा ऐसा दायरा हो जाए कि हम किसी दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार का जन्म हो जाता है। तो कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि खुद आगे बढ़ते रहें, लेकिन ऐसा बढ़ने की कोशिश न करें कि हम दूसरे को दबाने का प्रयास करें या दूसरे का अधिकार छीनने का प्रयास करें। खुद बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ने का अवसर सृजित करने की कोशिश करें और दूसरों को जी, हिमांशु जी, आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर छोड़ते रह जाएं कि जो है ये काम सरकार कर लेगी या ये वो कर लेगा और हम सतत विकास की बात 2030 तक कर लेंगे, कि सरकार ने नियम बनाए हैं, जुडिशरी उसका कार्यपालिका उसका पालन करा देगी और जुडिशरी यदि कोई वायलेशन होता है तो उसे रोक लेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमें अपनी भी कर्मठता और अपने भी दायित्वों को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों को संरक्षित करें। सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर ना छोड़े, मतलब जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम जरूर पूरा करें। ठीक, सबका साथ सबका विकास की भावना को जन जागरण तक पहुंचाना है, तभी हम सतत विकास की बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छी बात कही हिमांशु जी। सिविल सोसाइटी दायित्व बहुत जरूरी है। इसी के साथ में मैं चाहूंगी राघवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देते हैं? देखिए, जो अंग्रेजों ने किया वो हम न करें। बस उनकी इच्छा थी ज्यादा से ज्यादा राज्य मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मिल जाए, और हमारी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा ताकत मिल जाए। जब हम ज्यादा करने लगते हैं तब हम दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, और दूसरे के अधिकारों का हनन जैसे ही हम करते हैं, एक तो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है और दूसरे जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी मानवाधिकार है वो भी ध्वस्त हो जाता है। अगर हम अपनी सीमाओं को पहचान लेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में हो जाएंगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा और मानवाधिकारों की हम रक्षा भी कर पाएंगे। धन्यवाद राघवेंद्र जी। इसी के साथ में मैं डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी जी के पास चलना चाहूंगी। डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी जी, आप बताएं क्या संदेश है आपका इस विषय पे ऑडियंस के लिए?
माइक आप है भैया। हाँ जी जी, क्षमा चाहूंगा। अभी क्लोजिंग रिमार्क है और सबने ही अभी अपनी अपनी बात रखी। तो भ्रष्टाचार और मानवाधिकार, बार बार एक बात आ रही कि हमारा आचरण कैसा होगा, नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा नैतिक मूल्य, हमारा आचरण, हमारे कर्तव्यों का हम पालन ठीक प्रकार से करें तो कहीं भी भ्रष्टाचार आता ही नहीं। और अगर भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है तो मतलब हम कहीं पे भी किसी के मानवाधिकार का हनन भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड तो कुछ रहा होगा। हम दुनिया के इतने सारे देशों में 86वें नंबर पे आते हैं भ्रष्ट देशों की सूची में। ये अच्छी बात मानी जाए कि हम चलो पहले टॉप 10 में नहीं है, या ये कहा जाए कि हम हैं ही क्यों सूची में, इसको क्या माना जाए, तो हम उस 86वें नंबर पे क्यों हैं? मेरे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन नैतिक मूल्यों और आचरण को हम सभी सुधारें, इस पे कृत संकल्पित हो। नहीं किया तो धीरे धीरे जितने भी प्रयास हैं इस समाज जागरण को लेकर और राष्ट्र को वापस उस स्थिति में पहुंचाने के लिए, वो सब कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएंगे। इतनी पूरी शक्ति शासन, प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता, कई सारे सामाजिक संगठन सब जो लगे हुए हैं, वो सारा कुछ व्यर्थ जाएगा। हम अपनी नैतिकता से हिलते हैं तो अपने आचरण में हम सभी सुधार लाएं और निश्चित तौर पे हम दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा भी करें। अधिकार तो पाएंगे ही पाएंगे, और भ्रष्टाचार का वो जो ग्राफ है 86% से हम निश्चित तौर पे नीचे आगे लेकर उसको जा सकें। धन्यवाद नीलकंठ जी। इसी के साथ में मैं आप सभी का स्वागत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही मैं अपने जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह की चर्चा करने का सोचा और हमारे सामने रखा। सभी ने अपने विचार बहुत अच्छे से रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ सिटीजन्स का, मैं धन्यवाद करती हूँ महर्षि विवेका ज्ञान स्थली का, मैं धन्यवाद करती हूँ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का, मैं धन्यवाद करती हूँ इंडिया वाइज 24 न्यूज चैनल का। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के आने का धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके की नई नई चीजों पे लेके हम चर्चा फिर से प्रस्तुत हो, और जब अगली बार हम मिले तो भ्रष्ट मुक्त समाज से मिले और मानवाधिकारों पे हमें चर्चा करने का जरूरत ना महसूस हो, और मानवाधिकारों के लिए हम कार्यरत रहे, हमेशा रहे, अग्रसर रहे, और अपने से शुरुआत करके भ्रष्टाचार को अपनी जिंदगी से दूर भेज के देश को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए। स्वस्थ समाज की कल्पना ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद।